हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले के लिए आएगी नई पेंशन योजना। 50 लाख कर्मियों को फ़ायदा। मतदान के अगले दिन निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होगी अनिवार्य। साहब बच्चे ने पकड़ रखी थी अंगुली, इसलिए देर हुई। निर्वाचन प्रक्रिया में ड्यूटी के दौरान लापरवाही की अजब दलील पर शिक्षक निलंबित। प्रशिक्षण वाले कर्मचारियों का ड्यूटी आदेश निरस्त। अब प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के एक मानक को करना होगा पूरा, यह है मापदंड। वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर फायरिंग, एक को लगी गोली। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर, 15,000 से अधिक वेतन वालों के लिए आएगी नई पेंशन योजना। 50 लाख कर्मियों को फायदा। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वह कर्मचारी जिनका मूल वेतन और महंगाई भत्ता 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 के तहत आते हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अधिकारी ने कहा, ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस 95 के तहत 8.33% की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग हुई और उस पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई। उद्योग के अनुसार पेंशन योग वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस 95 के दायरे में आ सकते हैं। अधिकारी ने कहा, उन लोगों के लिए एक नई पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं, क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक था। नाम नहीं छापने की शर्त पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अधिकारी ने कहा कि ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस 95 के तहत 8.33% की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग हुई और उस पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई। प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को इस अभिव्यक्ति के साथ प्रेषित है कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार इतर द्वारा उन्हें इस बात का प्राधिकार देते हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी इस विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में लगाई गई है को उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दें जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त समय रहते पहुंच सकें और वहां अपने ठहरने के लिए आवश्यक प्रबंध कर सकें। इस संबंध में विभागाध्यक्ष इत्यादि जहां आवश्यक हो जिलाधिकारी से परामर्श कर सकते हैं। जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने जाने के लिए समय सारणी तैयार करते हैं। यदि कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतगणना के वक्त लगाए जाते हैं, निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसी भी स्थिति हो के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सकें तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए। आज्ञा से जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव। साहब बच्चे ने पकड़ रखी थी अंगुली, इसलिए देर हुई। निर्वाचन प्रक्रिया में ड्यूटी के दौरान लापरवाही की अजब दलील पर शिक्षक निलंबित। लखनऊ, निर्वाचन प्रक्रिया में ड्यूटी के दौरान शिक्षक शिथिलता और लापरवाही बरत रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में मलिहाबाद क्षेत्र से जुड़े 3 शिक्षकों पर गाजगिरी प्राथमिक विद्यालय बसंतखेड़ा जोन 1 के सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सुरेंद्र कुमार को 12 फरवरी को किसी डिग्री कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित होना था, लेकिन सुरेंद्र कुमार काफ़ी देरी से पहुंचे। देरी से आने के संबंध में सुरेंद्र कुमार ने जवाब में लिखा कि उनके साथ मौजूद छोटे बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी, जिसके चलते वह देरी से पहुंचे। जवाब से असंतुष्ट होकर मलिहाबाद उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद ने उन्हें निलंबित कर दिया। उधर विकासखंड मालखंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कटिया 11 फरवरी को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले। इसको लेकर उन्हें अंतिम चेतावनी देकर निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। जब हीबेट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के वरिष्ठ प्रवक्ता सुनील कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। औचक निरीक्षण में बूथों में तमाम खामियां सामने आई थीं।
केकेसी डिग्री कॉलेज में रविवार शाम तक आयोजित हुए रिजर्व पार्टी के मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण को रात में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सख्त आदेश जारी करते हुए प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे 1380 कर्मचारियों को हाजिरी दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट बुलाया गया। गैर हाजिर कर्मचारियों पर रिपोर्ट के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। रविवार के अंक में हिंदुस्तान ने वोट देने से छूटेंगे 2000 मतदान कर्मी शीर्षक से खबर में यह सवाल उठाया कि रविवार को प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि रविवार के किसी में रिजर्व पार्टियों का प्रशिक्षण हुआ। सूत्र बताते हैं कि दोनों पालियों में 1100 से 1200 कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल हुए। यहाँ पोस्टल बैलेट से मतदान का इंतजाम नहीं था कि किसी में 12 से 18 फरवरी तक चले प्रशिक्षण के दौरान गैर हाजिर रहे सभी कर्मचारियों को सोमवार सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच कलेक्ट्रेट बुलाया गया है। नई दिल्ली। अब प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के एक मानक को पूरा करना होगा। सभी राज्यों में गठित होने वाले स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA इस पर नज़र रखेगी। साथ ही स्कूलों की हर साल राज्य और जिला स्तरीय रैंकिंग भी तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इस नई पहल से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया टास्क। अभी तक इस तरह की रैंकिंग सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों में तैयार की जाती है, जिसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSSA के गठन का टास्क दे दिया है। इसके तहत सभी राज्यों को इस साल के अंत तक इसका गठन करना है। मंत्रालय की योजना वर्ष 2023 से इसे देश के सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू करना है। कोविड के चलते हुई देरी। खास बात यह है कि इस अथॉरिटी के दायरे में राज्यों के शिक्षा बोर्डों से जुड़े निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूल शामिल होंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस पर वैसे तो काम काफ़ी पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन कोविड के चलते इसके अमल में देरी हुई है। फिलहाल राज्यों में यह अथॉरिटी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी। हालांकि राज्यों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय इसके दायरे में शामिल नहीं हैं। ये है मापदंड। शिक्षा मंत्रालय ने इसके अमल की तैयारियों के साथ स्कूलों के स्टैंडर्ड के लिए प्रारंभिक तौर पर जो मापदंड तय किए हैं उनमें सुरक्षा, मूलभूत ढांचा, सभी विषयों के कक्षा और शिक्षकों की संख्या, वित्तीय स्थिति, इनोवेशन व प्रैक्टिस क्लासरूम की संख्या, बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार की स्थिति और प्रशासनिक क्षमता आदि को शामिल किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस। इन सभी जानकारियों को स्कूलों की ओर से SSSA की ओर से तैयार होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर साल अपलोड करना होगा। गौरतलब है कि देश भर में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के जैसा बनाने और स्कूलों का एक स्टैंडर्ड कायम रखने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का इस समय फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर है। दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा मतदान। शाम को अचानक माहौल गर्मा गया। मैनपुरी सदर सीट के अवध नगर बूथ पर मतदान खत्म होने से चंद मिनट पहले 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक को गोली लग गई, उसे गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं मामले पर कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उसे नियंत्रित किया। ये प्रकरण सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ। इसमें अवध नगर बूथ पर मतदान को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस बल और स्थानीय नेताओं ने दोनों पक्षों से बात करके विवाद सुलझा लिया। बताया जाता है कि शाम को मतदान खत्म होने से 15 मिनट पहले ही इसी बूथ पर पहुंचे 2 युवकों ने तमंचा से फायरिंग कर दी। 4 राउंड फायरिंग में से एक गोली वहां खड़े अमन पांडे पुत्र संतोष पांडे के पेट में लग गई। इससे माहौल में अफरा तफरी मच गई। लहूलुहान युवक को वहां खड़े लोग अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई रेफर कर दिया गया। उधर घटनास्थल पर माहौल अचानक गर्म गया। कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचे सभासद प्रतिनिधि की पिटाई की खबर के बाद भी एक पक्ष ने जाम लगा दिया। इस जाम का वीडियो बना रहे 2 युवकों को भीड़ ने फिर पीट दिया। इतना कुछ होने के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। अभी नहीं दी गई तहरीर। आखिरी सूचना मिलने तक मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह मौके पर पहुंच गए थे। 2 पक्ष इसे सियासी तूल देने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अफसर लगातार मामले पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।